सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि निगरान हुकूमत गिरां हुकूमत बन गई है। बिजली की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट का इजाफा करके हुकूमत ने महंगाई में पिसे आवाम की कमर ही तोड़ दी है। बिजली के भारी भरकम बिल पहले ही आवाम का दम निकाल रहे थे, लेकिन ताज़ा इजाफे के बाद इन पर क्या क़यामत टूटेगी ये तसव्वुर करके ही पाकिस्तानियों की नींदें हराम हो गई हैं। बिजली की कीमतों और बेजा टैक्सेस के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह में एहतजाज हुआ तो रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कसूर, नारोवाल, ओकाड़ा, तौनसा शरीफ, अटक, रहीम यार खान, गुजरांवाला और पाकपतन में भी हाय हाय बिल करते लोग सड़कों पर आ गए। कोयटा और पेशावर में भी शहरियों ने बिजली के जालिमाना बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। यही नहीं, बिजली के बिल जलाने की तहरीक भी जोर पकड़ रही है। अगर हुकूमत ने इस एहतजाज को संजीदा ना लिया, इस मसले के हल के लिए कोशिशें ना की, तो हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। तज्जियाकारों का ख्याल है कि मुल्क में बढ़ते बहरानों की वजह इंतखाबात से मुसलसल फरार रियासती पॉलिसी है। पंजाब और पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील होने के बाद PDM हुकूमत हीले बहानों से आइन से रूगर्दानी करती रही। एक जमात का रास्ता रोकने के लिए इसने धड़ाधड़ कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन को मजीद इख्तियारात दिए और फिर जाते जाते नई मरदमशुमारी की मंजूरी और नई हल्काबंदियों का कट्टा भी खोल दिया। अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात नई हल्काबंदियों के बाद ही होंगे, लेकिन असल सवाल है कब। ये तारीख किसके पास नहीं, किसी के पास भी समझ नहीं आ रही कि तारीख किसने देनी है। शायद इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। ये मामला आखिर कैसे हल होगा, इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा खुर्रम साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून हैं, एडवोकेट हैं। राजा खुर्रम साहब, ये बताइए कि पहले तो हम इलेक्शंस पर बात कर लेते हैं कि सदर साहब कह रहे हैं जी आकर मुशावरत करें। अब कहा जा रहा है शायद सदर साहब खुद से ही कोई तारीख दे दें। तो अगर सदर ने तारीख दे दी तो आपके ख्याल से फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन तो मानता नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन मानता नहीं, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ खुद अदारा है जो इसका फ़ैसला करता है। इस हवाले से आप उसके ऑब्लिगेशंस में ना लेंगे उनको कि वो फ़ैसला किसी का सुनेंगे या मानेंगे। ये डिपार्टमेंट जो है ये आइन के ताबे होते हैं और आइन के हवाले से इनकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हुई होती है। उसमें ज़िम्मेदारी है उसके ऊपर कि वो तारीख के हवाले से अपने उन सारे मामलात को हैंडल करें और उसके हवाले से आगे आगाही दे के उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो फोर्सेस होती हैं वो उसके बाहर हैं। अब ये माशी तौर पे मुल्क का जो सिलसिला इस वक्त उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे आप देखें कि एमरजेंसी अगर कोई होती है उस हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका फ़ैसला करना ये उनके इख्तियार में है। तो आपके ख्याल से मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी? क्योंकि मुलाकात तो हो गई नून लीग के वक्त की भी, इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया है, तहरीक इंसाफ के लोग भी जाकर मिलकर आए हैं, उनमें सीनियर एडवोकेट और सेनेटर भी उनके साथ है, अली ज़फ़र साहब। तो नून लीग की इस वक्त क्या सोच है, पॉलिसी है? क्या इलेक्शन डिले का, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी ऐसे ही अब बात उठा रही है, वो तो फरवरी पर बड़े मुतमईन है। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन से डेलीगेशंस की मुलाकात हो रही हैं, PTI की भी हुई हैं, नून लीग की भी हुई हैं। 29 अगस्त कमिंग जो है उसमें पीपल्स पार्टी को भी मदऊ किया गया। देखिए, मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर मैं कहूँ कि डिले टैक्टिस है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मुल्क के हवाले से एक मेन पावर्स में और एक बड़ी जमात है। इसको ऐसे हवाले से तो ये नहीं कह सकते कि डिले करेगा तो इसमें इसको कोई फ़ायदा होगा। अब देखें, उन्होंने रियासत के लिए अपनी सियासत को जो एक दाग लगाया, जिस हवाले से महंगाई का एक सारा चैप्टर उनके ऊपर आगे पड़ा, तो इसलिए तो नहीं कि इलेक्शन में जब उन पे आए तो वो ज़ीरो हो जाए। मैं इस हवाले से मुतमिन हूँ कि जमात जो है वो ऐसा कोई लाएमल नहीं जिसमें मियाँ साहब की वापसी भी अब चूँकि 15 अक्टूबर तक एक डेट दी जा रही है, वो जो फाइनल हो रही है, तो इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आप जमात के हवाले से कोई डिले है। जी राजा साहब, ये बताइए, जिस तरह से आगाज़ में आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो आइन के ताबे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है हम एक्ट के ताबे हैं, क्योंकि एक्ट पास करवाया है जिसके बाद तारीख उन्होंने देनी है, प्रेसिडेंट ने नहीं देनी। तो फिर आपकी बात माने या उनकी माने? देखिए, आइन जो है वो आगे उसमें जो मेन अगर पावर है तो आइन के तहत ही पाकिस्तान का हर अदारा चल रहा है। आप उनके उस आर्टिकल्स को तो नहीं आप ले सकते साइड पे कि वो एक्ट के तहत आ गए। एक्ट की जो सारी फॉर्मुलेशन है वो असेंबली के हवाले से मुकम्मल हुई है और उसमें जो हमारे डेमोक्रेटिक रोल हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल जो होती है, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, उसके हवाले से हम लेके उसे चलते हैं। ये लोगों की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका इख्तियार था, उन्होंने इस्तेमाल करके इसको तकवीयत दी है। तो मानने ना मानने के हवाले से नहीं, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को जो आगे लेके वो चल रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो
सहूलतकारी है वो अदारों के पास होती है, जैसे फाइनेंस का होता है। जैसे आप देखें ना, उनके पास अगर सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास अगर बंदों की ताकत नहीं है, जैसे इस्लामाबाद में इलेक्शन के हवाले से लोकल उस वक्त तो गवर्नमेंट कोई ऐसी नहीं थी, वही गवर्नमेंट जो चल रही थी उसी ने उन्हें बताया था कि हमारे पास मेन फोर्स नहीं है, पावर नहीं है, तो हम इसमें आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। राजा साहब, लेकिन देखिए ना, ये कन्फ्यूजन असल में ये है कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन के पास है। आइन कह रहा है प्रेसिडेंट के पास है, एक्ट जो पास करवाया वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर रहा है, और आइनी तरमीम की बात हो रही है कि अगर आपने आइन को अमेंड करना है उसमें तरमीम चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो तो असम्बली इस वक्त मौजूद ही नहीं है। तो इसमें कन्फ्यूजन जो आवाम की है वो कैसे दूर हो सकती है फिर? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन एक हतमी फैसला है कि उसी के पास इख्तियार है। अब असेंबली की अकॉर्डिंग टू द एक्ट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखिए वो एक इदारा है, उसकी फॉर्मुलेशन अगर उसका बनना ही ना होता तो ये एक्ट उसे कहाँ से तकवीत देते। अब जब वो बना है, वो कायम हुआ है, तो वो एम्पावर हुआ है ना, तो मतलब एलिजिबल टू गेट सम। लेकिन जो बात है कि 48(5) आर्टिकल आइन का वो कहता है जी सदर तारीख देंगे जब असेंबली तहलील होगी। अब उसका क्या करें, वो भी तो वहां पर लिखा हुआ है, आइन भी वहीं का वहीं मौजूद है। एक्ट अपनी जगह है कि जनाब इलेक्शन कमीशन को आपने इख्तियार दे दिया, लेकिन आइन में चूंकि आपने तरमीम नहीं की तो फिर क्या करेंगे। या तो होता कि आइन इस पर खामोश होता, आइन कुछ ना कहता कि बस, या मुशावरत का कुछ होता, उसमें तो सीधा लिखा है कि जी सदर पाकिस्तान तारीख देंगे। यहाँ तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इतना भी गवारा नहीं किया कि जाकर मुशावरत ही कर लेते, बता ही देते कि जनाब ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जी आपको तारीख नहीं देनी चाहिए। उन्होंने तो इतना भी तरद्दुद नहीं किया कि हेड ऑफ स्टेट से उन्होंने मिलना भी गवारा नहीं किया। इससे तो लग रहा है इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है। देखिए जी, पहले केपी में नहीं हुए, पंजाब में उन्होंने इलेक्शन नहीं किए, उसमें कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, आज आकर आखिर में कहा जी हमारे पास रकम नहीं है, रकम का इंतजाम हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी नहीं, अब आप इसको रिव्यू में देखें, अमनो अमान का बड़ा मसला है। फिर कहते हैं हम इलेक्शन करा नहीं सकते, खुद से उन्होंने अक्टूबर की डेट भी दे दी इलेक्शन कमीशन ने, जो पहले कहते थे जी गवर्नर देगा। तो ये तो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के अलावा सारे काम कर रहा है। अब दिगर जमातों को भी साथ बुला रहा है, चलो अच्छी बात है, आप सबको बुलाएं, जो सफ़ीर हैं अमेरिका के उनसे भी मिलने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आपका काम है इलेक्शन का, कोई डेट तो दे दें, कुछ तो बता दें। ये तो अभी तक कोई बता भी नहीं रहे, अंदाज़ा भी नहीं बता रहे कि जी हम कब तक इलेक्शन करवा सकें। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें आपने एम्पावर की हैं इलेक्शन कमीशन को। देखिए, जिस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके फाइनेंस को डील करते हुए आगे प्रोसीड करता है, मुल्की माशी हालात को देखता है, तो इस तरह इसमें इलेक्शन कमीशन तो रोल ही वो प्ले कर रहा है फाइनेंस का। तो इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दे। देखिए, सदर की जो उनके हवाले से जो ओपिनियन है, या सदर के हवाले से, सदर का काम जो है वो सदर आइन के हवाले से सुप्रीम है। उनका ये रोल ऐसे तो नहीं कि जिस तरह की आप इलेक्शन कमीशन को हरास करें या उसको एम्पावर करने के बजाय उसको आप उस पावर्स को आप उसे डिप्राइव कर दें बाय वे ऑफ गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस इन फ्रंट ऑफ मीडिया कि आप उनसे एक, देखिए अब उन्होंने एक लेटर लिखा है लीगल डिपार्टमेंट्स को कोई ओपिनियन लेने के लिए, इस इलेक्शन कमीशन को लिखा है। इलेक्शन कमीशन एम्पावर है, और वो इलेक्शन कमीशन जो डेट देगा, मैं समझता हूँ उसके हवाले से वही एम्पावर है और वही कर सकता है। मैं इस हवाले से मुतफिक नहीं आइन के हवाले से। अब एक्ट के हवाले से देखें कि इलेक्शन कमीशन को जो एम्पावर किया गया वो जिस मकसद के लिए वो डेट देना, उनको आफ्टर ऑब्जर्विंग और जो लीगल सेटअप है, फॉर्मेलिटीज है, उसमें डीजी लॉ है, उसमें उसका एनालिसिस टीम है। आज उन्होंने मशावरत के लिए अगर नून लीग को दावत दी थी तो कल वो पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं, उनके भी मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, फिर उसके बाद वहाँ पे जो थिंक टैंक बैंक है वो डिसाइड करेगा, और वो ही डिसाइड करेगा तो डेट आएगी। आपकी बात दुरुस्त की जी, आईनी इदारा है, आपकी बात दुरुस्त जी, उसको एम्पावर किया गया है, उसका मेन काम है इलेक्शंस करवाना, उसके पास बड़ी ताकत भी है। अभी उन्होंने आकर निगरान सेटअप को कह दिया जी आप ट्रांसफर पोस्टिंग ना करें, मगर यही इदारा जब इसको रिपोर्ट्स आती हैं कि जी आईजी कहता है जी मैं तो इलेक्शन नहीं करवा सकता, सेक्रेटरी कहता है जी मैं अभी तो इलेक्शंस का माहौल नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो ये उनकी रिपोर्ट्स भी मान लेते हैं, मिनोन मान लेते हैं, खुद हम कह रहे हैं कि आईजी आपने सिक्योरिटी देनी है। आईजी साहब अब जो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं सिक्योरिटी दे सकता, तो इलेक्शन कमीशन कहता है हाँ जी, सर एम्पावरमेंट कहाँ गई, इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार कहाँ गया? नहीं, देखिए आर्टिकल्स जो है इसमें देखें, उसमें देखें 18 से 17 है, उसमें वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट से असिस्टेंस लेंगे टू प्रोसीड फर्दर इन द मैटर। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ एक किसी बंदे पे ये वो नहीं है, उसके अंदर जो पावर्स दी जाती है वो लोगों से रिसीव करना और फिर आगे उसे प्रोसीड करना है। अब सेक्रेटरी अगर आईजी देखें, आईजी अगर उसे कह रहा है तो आईजी से वो इनिशिएटिव लेता है और उससे पूछता है, आईजी तब एलिजिबल है तो उसको रिप्लाई करता है। इटसेल्फ इनिशिएटिव आईजी का कह दे, आईजी साहब साल बाद भी कह दे जी अभी हम नहीं, लेकिन आईजी उसका देखिए, आप मिल के एक अदारे को लेकर चलते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर पुलिस के पास उस वक्त अमन अमा की सूरत हाल को संभालने का वो बायोडाटा नहीं है, वो मामला नहीं है, तो फिर वो कैसे चलेगा? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, क्रिटिकल एनालिसिस कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकेगा इस मुल्क में। गाय साहब देखिए, आपने एक मुल्क में अच्छी फ़ज़ा लेके आनी है,
आपने एक मामलात को लेके आगे चलना है, आपने उस आइन को जिसके ताबे ये चल रहे हैं उसकी इन शिक्स को मानो अन कबूल करना है। अब देखिए इससे पहले तो कभी उसी आइन में लिखा है कि हर 5 साल बाद इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। देखिए आप उसमें नामसायद हालात का जिक्र है सर, केयरटेकर आधा से ज्यादा मुल्क केयरटेकर चला रहे हैं, अब ये भी आ गए, ये भी आगे चलाएंगे। देखिए डिफॉल्ट से नहीं, देखिए डिफॉल्ट से बचना, डिफॉल्ट से मुल्क को बचाना, एक नई सूरत जो पैदा हो चुकी थी उससे बच के निकले तो आप इलेक्शन भी करें। अब देखिए आप करीब से करीब जा रहे हैं इलेक्शन के, और इस हवाले से मैं समझता हूँ एम्पावर करना चाहिए, मुल्क में जो पॉजिटिविटी है उसको आगे लेके चलना चाहिए। ये जो इल्ज़ामात की सियासत है ये वाकई ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, उसे आप तकवीर नहीं देंगे, DIG अपना रोल प्ले करेगा, सेक्रेटरी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना करेगा, उसके बाद ही के मुल्क माशी तौर पे भी मजबूत होगा सर, आगे इलेक्शन भी कामयाब होगा। आगे चलते हैं। अब तोशा खाना का मामला आज जो अदालत में हुआ, मुजम्मिल मैं कहता हूँ पहला सवाल उस पर आप कर लें, क्योंकि आप काफ़ी देर से खामोश हैं और आप देख रहे हैं कि क्या बहस चल रही है। राजा साहब कह रहे थे ना कि हरास किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो शायद उसी हरासमेंट से बचने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी उनसे नहीं मिल रहे, तो वो बात तो देख चुके हैं हम। लेकिन ये बताइए राजा साहब की जो तोशा खाना केस है, इसमें आज खोसा साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया, उन्होंने कहा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये जो गैर हाज़िरी थी, तबीयत की नासाजी थी, आपको लगता है कि जो शिकवा है उनका कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस केस के अंदर, ये स्टैंड करता है, रैशनल बात है ये? देखिए जी ऐसा कुछ भी नहीं है। खोसा साहब सीनियर हैं और बड़े मतलब अच्छे लायर हैं, और मैं समझता हूँ उन्होंने एक पूरा एरा देखा है, बड़े डिकेड से वो काम कर रहे हैं। देखिए जब आप कोर्ट में जाते हैं, अब देखें तोशा खाना केस क्या था, उसमें डिक्लेरेशन नहीं थी उसकी, वो जो आपने डिक्लेयर किया, जो इलेक्शन कमीशन में आपने बताया वहाँ पे, वो इनके ऊपर जो केस था उसमें देखिए इन्होंने जो गिफ्ट लिए ये बताते कि ये गिफ्ट था, ये बेचा, ये पैसे आए, उसमें जो उन्होंने सारी ये जो उसमें जो सारी सूरत सामने आती हुई है कि धोखाधड़ी से काम लिया गया। देखिए फॉर्म को फिल नहीं किया, इनकी जो मेल प्रैक्टिस थी जिसके हवाले से इनको वहाँ मूर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, उसमें ये चीज़ शामिल थी कि इनको जो अपना 8 कनाल का इनका जो ज़मान पार्क का वहाँ पे घर है, उसके बाद 3 कनाल की इनकी मिसिस के नाम पे बनी गाला में घर है, फिर उसके बाद बनी गाला का जो घर है, इस सारे को मिला के आप उन फार्म को पढ़ें तो वहाँ पे तकरीबन 5 लाख टैक्स दिया गया, प्रॉपर्टी टैक्स। इसके अलावा इन्होंने कोई सोना वहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, गाड़ी डिक्लेयर नहीं हुई। मैं इसमें जो देख रहा था फैसले में, उसमें जो चीज़ें लिखी उन्होंने कहा कि जो चीज़ भी उन्होंने मैंशन की है या उस हवाले से इन्होंने छुपाया उन चीज़ों को। अब देखें इन सारी चीज़ों को अगर आप कंप्लेनर लेके वहाँ पे आता है और वहाँ पे फैसला होता है, तो ये ट्रायल में ख्वाजा आरस साहब 12 बजे वहाँ जब पेश हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इनके वकला ने वहाँ पे खड़े होकर उसका पहरा देना था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की आप देखिए 200 से ज़्यादा पेशी हैं, बार वहाँ पे वकला बीमार हुए, बार वहाँ पे ये भी इन्होंने भी एक्सेप्शन की दरख्वास्त दी, लेकिन क्या केस की प्रोसीडिंग्स में ये जो सारा मामला था वहाँ से वकील चला गया, बाइकाट किया। मैं एक बात मुकम्मल कर, एक भी वहाँ पे बशीर साहब जब नैब कोर्ट का रेफरेंस आया तो उसमें 1 डेढ़ में भी मैं नहीं समझता कि किसी वकील ने, ख्वाजा साहब ने ही वहाँ पे बाइकाट किया और ये भी वहीं पे वकील थे। तो तोशा खाना में जो सज़ा नीचे हुई उसमें बेसिक जो उनका फैक्टर था वो वकला की मैं समझता हूँ परसू ना करना था। दूसरा जो इनकी डिक्लेरेशन थी उसमें इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं किया, इनके वकला ने इस तरह असिस्ट नहीं किया कोर्ट में, जिस तरह आज खोसा साहब कह रहे हैं कि मैं अब पीर को नहीं आऊँगा। अब देखिए पीर को ना आना, ये 2-4 दिन में जो केस चल रहा है इसमें असिस्ट ना करना, इसमें नुकसान तो उस अक्यूज को होगा। आप फैसला तो दे दें। 1 घंटा आज लिफ्ट में बंद रहे हैं इसलिए शायद कह रहे हो ना। नहीं देखिए वो जो बंद रहना है उसमें तो सबसे पहले डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है हाई कोर्ट में, ये कैसा सिस्टम है? वहाँ पे जो स्पेयर की है वो चाबी नहीं लग रही, नहीं ऑपरेटर नहीं है वहाँ पे, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये सहज जुल्म है और ज्यादती है। वहाँ पे जो भी लोग लिफ्ट में फंसे थे उनके साथ तो मैं समझता हूँ जुल्म हुआ है। 1 मिनट के लिए बंद होना बड़ा मुश्किल होता है। अभी सर नई बिल्डिंग बनी है, वैसे नहीं बनी है, इस पे तो जरूर वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर का ना होना और उसके हवाले से दूसरा वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ ना होना, ये तो एक अलग रिपोर्ट है। लेकिन उन्हें किसी ने भी खोसा साहब को जो ये वो नाराज है या परेशान है, तो मैं समझता हूँ ये टेम्परामेंट होना चाहिए। आप देखें जब नून लीग पे ये तकलीफें आई, ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर वकील पेश नहीं होता था तो फैसला कर दिया, यहाँ पर अब वकील पेश नहीं हो रहा तो फैसला कर ही नहीं रहे। और ये तो आप जैसे सीनियर वकला ही कहते हैं कि इस मामले में जहाँ 3 साल सजा हो वहाँ तो वैसे ही बेल वैसे ही शुरू में ग्रांट कर दी जाती है कि केस चलता रहे। खोसा साहब ने आज ये भी कहा कि जी आप फिलहाल रिहाई दे दें
कि वो अगर 3 दिन और रहते हैं जेल में और उसके बाद आप पीर को फिर कहते हैं, पीर को कोई और भी बीमार हो सकता है, पीर को अब ये कहा जा रहा है कि शायद अमजद परेज साहब फिर ना आए, कोई नया वकील आ जाएगा, शायद इरफान कादिर साहब आ जाए, वो कहेंगे जी मैंने तो भी केस ही नहीं देखा। तो ये तो हमारे निज़ाम इंसाफ के साथ एक मजाक है। देखिए लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट को बाय राइट बेल मिल सकती है तो आप दे दें, और उसके बाद पीर को अगर आप समझते हैं आर्गुमेंट्स अमजद परेज साहब या कोई भी वकील देता है, आप उसको दोबारा गिरफ्तार करवा दें। अच्छा मुझे बताएं, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट इसको रोकता है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है कहीं पे कि अगर आपका वकील वहाँ बीमार है 1947 से ऑनवर्ड कोर्ट्स में क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि अगर आपके पास वकील जो पेश नहीं होता बजाय कौंसल आते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ ये वकला जो है ना वहाँ पे पेश हो रहे हैं, वो शायद अपने देखिए उनकी लीगल डिसिप्लिनरी जो टीम चल रही है उसमें डिसिप्लिन के हवाले से उन्होंने नॉन सेटिस्फैक्ट्री जो रोल प्ले किया है उसके हवाले से ख्वाजा साहब उससे जो अलहदा हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब भी पहले बीमारी का ही कह रहे थे ना, उसके बाद में ये चीज़ सामने आ गई। कहीं इस केस में भी ये ना हो जाए ना कि जिस तरह बीमारी कहा जा रहा है वो निकले कुछ और बाद में। देखिए ये पहली बार लाडला जो अंदर गया है तो सारों को पिस्सू पड़ गए और तकलीफ हो रही है। क्या ऐसे लोग कई हैं जो अटक जेल में बंद हैं, जो अटियाला में बंद है, सारे खुदा का वास्ता है कोर्ट्स के हवाले से एक डेकोरम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक बंदा गया अंदर तो उसकी कोई रीजनिंग है, कोई रीजन की बेस पे तो ऑर्डर हुआ है, वो 30 सफ़ों का ऑर्डर तो पढ़े जरा, 3 साल पे क्या लिखा हुआ है, जमानत हो जाती है सर। नहीं चल मैं कहता हूँ जमानत जो सारे अंदर है उनका भी हक दिफा नहीं, उनको भी मिला सर, सारों को नहीं मिला, उनका भी उसी दिन काबिल समाअत होने का फैसला और उसी दिन सजा भी हो गई। सारे केसेस में ऐसे ही हुआ है। नहीं देखिएगा साहब जो ये जितनी सारी चीज चल रही है सामने, इसको आप देखिए 10A का वो फेयर ट्रायल का तो मांग रहे हैं आर्टिकल के हवाले से कि जी हमें मौका दिया जाए, लेकिन उसको प्रेजेंट करना तो बाय वे ऑफ कौंसल ही है ना। कौंसल जब आके खड़ा होकर कहेगा पीर को मैंने भाई आना नहीं है, आप यहाँ पे तो कई बार होगा, कई बार कोर्ट्स में आपको ये चीज़ें फेस करनी होती है। मैं समझता हूँ कि एक हुआ बनाया जा रहा है कि लाडले के हवाले से कि शायद उसके साथ ज्यादती हो रही है, लोगों की हमदर्दियाँ ली जा रही हैं। ये 9 मई से वाक़यात, ये सारे मामला इन्हीं हठधर्मियों की वजह से हो रहे हैं। अगर कोई बंदा कहीं पे भी जाता है उसे फेस करना चाहिए। अब देखिए हाई कोर्ट में मुझे बात करने थे कमल तो जेल में है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने खुद आज ये बात कही कि जी गलती हुई है उनसे। पहले उन्होंने भी कहा कि जी सुधारने का भी मौका देना चाहिए, और ये कहा कि जी जो नीचे ट्रायल कोर्ट में जिस तरह से हुआ है मैं उस तरह जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो वो मान रहे हैं कि नीचे जल्दबाजी भी हुई है, नीचे ट्रायल भी गलत तरीके से चला, हक़ दिफा भी खत्म करना गलत था, और काबिल समाअत होने वाला मामला उसको भी उसी दिन डिसाइड करके फैसला देना भी गलत था, लेकिन फिर भी फैसला नहीं सुना रहे। और 2 दफ़ा जज हुमायूं दिलावर साहब के पास उन्होंने भेजा, तीसरी दफ़ा फिर उन्हीं के पास मामला भेज दिया। तो उसके अलावा दरखास्त भी दी गई किसी और जज के पास लगा दें, वो इतना अफसोस है मुझे। देखिए क्या मीडिया पे रिपोर्ट चल रही है, 11 माह तकरीबन 12 माह केस पेंडिंग रहा तोशा खाना हुमायूं दिलावर साहब के पास। सेशन कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में 11 माह से ज्यादा केस पेंडिंग रहा। ठीक है, अब उस अगली बात की तरफ आते हैं। आप 30 देखिए आप 29 डेट पे मुझे मुकम्मल कर रहे हैं, जल्दबाजी हुई है, जल्दबाजी नहीं। देखिए खुदा का वास्ता, देखिए 30 डेट्स में से खान साहब 3 या 4 डेट्स पे जाते हैं, असिस्टेंस का मौका गवाते हैं, लोगों को आके आओ बका करते हैं, मीडिया पे आके बताते हैं, मैं गिनाऊं कोर्ट में जाते। अच्छा 11 माह क्या कम होते हैं? कौन सी जल्दी हुई है जी जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में? वहाँ हुमायूं दिलावर साहब ने क्या जल्दी की है? आप 12-13 माह तक इसको लटकता रहे हैं वहाँ पे, मौके के लिए बुलाते रहे। अमजद परेज साहब पता नहीं कितनी दफा बीमार हुए, 2 साल फर्द जुर्मी आयद ही नहीं हुई, और उस दिन आयद होनी थी जिस दिन वो वज़ीर आज़म। क्या वकील वहाँ पे एहतजाज नहीं, देखे क्या वकील वहाँ पे एहतजाज करके चले गए, वॉकआउट कर गए, और वहाँ पे क्या उन्होंने कहा जी हमने आना नहीं, क्योंकि वो देखिए प्लीज़ इस केस की असिस्टेंस दें। मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है कि कोर्ट्स में बेहतर फैसला करेगी। ये 3 साल की अब सजा के हवाले से बात करें, मैं कहता हूँ 10 साल भी होती, आप मौका दें अगले को, कोर्ट्स में आके असिस्ट करें। ये जो लोग कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट, ये ऐसे तो नहीं था, ये 1947 से पूरे बड़े सगीर में था। लोग थानों में तो नहीं कहते कि हम आपको देखेंगे, कोर्ट्स का ही कहते हैं। और कोर्ट्स में क्या हो रहा है कि वकला जो मैं समझता हूँ इनको रिप्रेजेंट करें, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे। चलिए अगर साहब ये केस तो जो है वो कर लिया डिस्कस। एक इलेक्शन के हवाले से ये बता दें कि अगर मार्च 2024 में भी इलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद कानूनी जवाज़ क्या है इस सिस्टम को मज़ीद कंटिन्यू करवाने का, और आपका लाए अमल क्या होगा फिर? नून लीग क्या सोचेगी? देखिए नून लीग के हवाले से कायद जो मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनको देखिए उनके साथ आज जो ज़्यादतियाँ हुई वो लम्हा हर बंदा बोल रहा है, वो बताया जा रहा है कि फ़लाँ को नहल, मैं समझता हूँ तरीन साहब को जो उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया। ये सारी ज़्यादतियों के बाद अगर मुल्क माशी तौर पर मजबूत हुआ है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ये जो अब हुकूमत जो उन्होंने की उस पर लेके आए, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आगे नहीं जाएगा, इलेक्शन ज़रूर होगा। नून लीग की ऐसी कोई मुझे
अगर मार्च से आगे गया तो नून लीग एहतजाज करेगी। नहीं देखिए, नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मैं एक अपने लॉयर फोरम के हवाले से उनकी लीगल टीम का एक हिस्सा होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि हम लोग बेहतर से बेहतर उन्हें मशवरा देते हैं। ये वो टीम नहीं है, मियां नवाशी साहब की टीम है, और जो समझती है कि सच और हक पे चले। तो देखिए पूरी दुनिया आज उनके मामले में, आपको उम्मीद है, आपकी दुआ है मियां साहब आ जाएं 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह जी, वो जरूर आएंगे। चलें देखते हैं जी, ब्रेक के बाद इस पर हम बात करें क्या मियां नवाशी साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। राजा फिल्म साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। सियासत में फिर बात हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की। मैं जानता हूं आपके ज़हन में भी यही सवाल होगा कि ये कोई पहली दफ़ा हम नहीं सुन रहे, यही सूरत हाल हमारी है। नून लीग के लोगों से बात करें, वो ये कहते हैं जी मियां साहब आ रहे हैं, बस अब आ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब गए हैं और बड़ी मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि 15 अक्टूबर तारीख़ है जी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की। अब इसके साथ बारहा ये कहा जा चुका है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो रहे होंगे या इलेक्शन की जब कैंपेन शुरू हो रही होगी तो तब मियां साहब वापस आएंगे। तो मुजम्मिल, अब ये मान लिया जाए, गिन भी नहीं सकते, शायद 8-10 दफ़ा तो शायद तारीख दी जा चुकी होगी कम अज़ कम पिछले 4 साल में। लेकिन इस दफ़ा कितनी उम्मीद है, या 15 अक्टूबर में भी बहुत दिन बाकी हैं, हो सकता है कुछ भी हो जाए, हालात बदल जाएँ। देखिए, मैं तो कहता आया हूँ पहले कि सितंबर में जो वापसी की खबर दी जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आती किस तरह, और वही होता है कि वो जो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, तो ये भी वही है कि हर महीने अगले महीने की तारीख मिल जाती है। और आप ख़ुद बताएं कि जो एक रैशनली इंसान अगर सोचे, इस टाइम जो सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, या आवाम एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आगे मज़ीद महंगा होने की बात की जा रही है 1 सितंबर से, और ये भी कहा जा रहा है 10-15 रुपये का इजाफ़ा मज़ीद प्लान किया हुआ है इन्होंने। तो उसके बाद आप सोचिए कि इस सिचुएशन में मियां साहब सीन पे लैंड करते हैं और वो आके कहते हैं कि जी हमें वोट दिया जाए क्योंकि हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 1.5 साल में। तो क्या मिलेगा उसके बाद? तो मेरा नहीं ख्याल कि हालात जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं उनकी वापसी के लिए इस तरह से। और दूसरा, जो इलेक्शन के हवाले से उनका मौक़िफ़ था, जिस किस्म के स्टांस को वो सपोर्ट करके गए हैं, और अब उनके लिए भी मसाइल खड़े होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये फ़ील कर चुके हैं वो कि हमारा स्टेक नहीं है और ये मज़ीद एक्सटेंड होता जा रहा है, और इनको ख़ुद नहीं मालूम कि इलेक्शन होने या नहीं होने। तो मेरा नहीं ख्याल कि अक्टूबर की तारीख भी रियलिस्टिक है, लेकिन कोई बात नहीं, सितंबर के वस्त में नवंबर की तारीख आ जाएगी, फिर अक्टूबर में दिसंबर की आ जाएगी। तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि वापसी उनकी इलेक्शन से मशरूत है, बीमारी से नहीं है। तो इससे हासिल क्या होता है कि एक होता है ना कि आप खबरों में लाइव तो रहें कि मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को कोई लोग भूल ना जाएं। वो कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो ये ना हो लोग भूल भुला जाएं मियां साहब की हकीकत हैं और वो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे बरतानिया में पिछले 4 साल से, क्योंकि उनकी कोई अब तो पाबंदी भी नहीं है, पहले तो पाबंदी थी कि जी कानूनी तौर पर तो खैर अब भी है अगर देखा जाए, लेकिन इंटरव्यूज़ चल सकते हैं, उनकी तकारीर नशर हो सकती हैं, मगर वो भी उस तरह से कोई मुतहरिक नहीं है। अब तो मरीम नवाज साहिबा के बारे में भी ये खबर आ रही है कि शायद वो भी किसी मशवरे के या डील, जिसको आमतौर पर कहा जाता है, उसके तहत वो सियासी तौर पर बयानबाजी उस तरह नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन अब वो नहीं कह रही कि प्लीज़ लुक इनटू दिस, किसी को नहीं कह रही, ना नई वज़ीर ख़जाना साहिबा को कह रही हैं, ना हाजिमा साहब को, ना उमर साहब, या जो भी है सकता, या प्राइम मिनिस्टर को भी कोई उस पर कोई बात नहीं वो कह रही। तो मियां नवाज शरीफ साहब का फिर ये बार बार आना, क्योंकि इससे फिर एक मजाक भी बनता है, अपोजिशन को भी, उनकी जो अपोजिशन है उसको मौका मिलता है कि जनाब ये तो एक मजाक ही हो गया, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। तो फिर वजह क्या है कि बार बार वो तारीख देते हैं, फिर डिनाई भी नहीं किया जाता। देखें, इसमें तो जो आपने कहा ना कि वो लुक इनटू दिस नहीं कह रही, तो मेरा ख्याल है उनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये कहने का फ़ायदा नहीं था। इवन शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी फ़ायदा नहीं था, बिकॉज ही कुडंट लुक इनटू एनीथिंग। और उसकी मिफ्ता साहब ने वो वापस लिए थे जो टैक्स शायद वो लगा रहे थे रिटेल सेक्टर पर या कुछ इस तरह से, लेकिन वो मोमेंट्री था ना सारा, उसके बाद जो हुआ है वो देख लिया हमने। बहरहाल ये सूरत हाल ये थी कि शहबाज शरीफ साहब तो जाने से पहले पूरा जोर लगा गए कि चेयरमैन नादरा लगा लें, उनसे वो नहीं लगा। अभी आप देख लें इस पॉइंट के ऊपर सीट खाली पड़ी हुई है, और वो पहले असद गिलानी साहब जो थे उनको अब एविएशन में शिफ्ट कर दिया है, और वहाँ पर इस वक्त भी जो क्रूशल एक पोजीशन है पाकिस्तान में, उसमें रिप्लेस करने के लिए भी आपके पास कौमी असम्बली तो नहीं है, निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है। तो एक मुझे ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन नादरा नहीं लगा सके,
तो इसके बाद आप क्या डिबेट करेंगे कि मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू देते वज़ीर दिफा साबिक़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हम पूरे बाख्तियार थे, जो कुछ अच्छा हुआ वो भी हमारा ज़िम्मा, जो बुरा हुआ हमारा ज़िम्मा, एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई लेना देना। ये तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने मान ली है फ्लॉज सारे उनके अपने हैं तो इस पर तो फिर उनको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से जो चीज़ है, अब आप ये देखें कोई दुनिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जिसका जो एक वाहिद फेस था, मियाँ नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, 86-87 में वो पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बनते हैं ज़िया साहब के दौर में वज़ीर ख़जाना के तौर पे पंजाब के। आज 2023 है, अभी तक बेचने के लिए, सेल करने के लिए सिर्फ एक फेस है इस पार्टी के पास। इसका मतलब है 35 साल में ज़ीरो ग्रोथ है। मरियम साहब कोई नहीं है ना, अगर होते तो मियाँ साहब का इंतज़ार होता, अगर होते तो लंदन में मौजूद होते इस टाइम पे वो, अगर मरियम नवाज़ साहिबा का वोट होता तो क्या इस मैदान में खड़े होकर जलसे ना हो रहे होते इस टाइम पे, या मियाँ नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार करने की रीज़न क्या है, कोई भी नहीं। तो ये चीज़ है कि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं ये फ्रोज़न हैं, ये एक फेस क्रिएट करती हैं, 40 साल उसको कैश करवाती हैं और वेट करती हैं कि जब तक इस दुनिया में ये है इसी के नाम पे वोट पड़ेगा। तो इतनी भी जिस पार्टी में एवोल्यूशन ना हो, मैं तमाम पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, दूसरी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में आप देख लीजिए, वहाँ पर भी 40 साल हो चुके हैं, एक ही चीज़ है सेल करने के लिए और वो ये लेगेसी है सिर्फ, इसके अलावा कोई नया लीडर इमर्ज करने की इम्कान ही नहीं है। ANP देखें, JUI देखें, जितनी भी हमारी काफ़ी अरसे से जो पार्टीज चल रही हैं 40-50 साल से, उनमें तहरीक इंसाफ को देख लें कि उन चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब जेल में जाते हैं, उसके बाद लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी किसी को नहीं पता। उसमें शाह महमूद साहब डिस्प्यूटेड हैं, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का, पार्टी में इलेक्शन अनाउंस कर दिया, लड़ाई हो गई लिटरली। तो यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें शख्सियात से। ये पार्टियाँ नहीं हैं, ये तो एक पर्सनैलिटी का एक ग्रुप होता है और फैन क्लब होता है, जो उसके करीब होता है, टिकट भी मिलता है। ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब उस तरह नहीं परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज भी नवाज शरीफ साहब को देखा जा रहा है? और अब तो सिला मीडिया ही लिख रहे थे कि जैसे पीपल्स पार्टी का पंजाब से खात्मा हो गया, ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, बल्कि उन्होंने लिखा है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनको पता लगेगा शहबाज शरीफ साहब ने वो काम नून लीग के साथ भी कर दिया। देखें वो तो तब होगा ना जब शहबाज शरीफ साहब, अभी फ़िलहाल तो उनको वापस लाने के लिए कन्विंस करने नहीं गए, डिले करवाने की बात ज़्यादा होगी वहाँ पे। वो सिर्फ ये होगी कि किस टर्म्स जो पीछे बर्बादी छोड़ आया हूँ अभी ना, किस टर्म्स पे वापसी होगी ये बता दें, या फिर स्टांस क्या होगा, बयानिया क्या होगा। बयानिया इंपॉर्टेंट है। वापसी आपकी अगर हो भी जाए और आपने शहबाज शरीफ साहब वाली पॉलिटिक्स अगर करनी है तो क्या फ़ायदा रिटर्न का आपके? वो तो पॉलिटिक्स तो वही है, वो तो राणा साहब ने क्लियर कर दिया, उसी बुनियाद पर तो वापस आ रहे हैं। जीरो रिस्क जो है या गारंटी जो हो मिल रही है वो कैसे उसके अलावा मिल सकती है? नहीं, पॉलिटिक्स अगर वही है फिर ऑब्वियसली फिर शहबाज शरीफ साहब को कंटिन्यू करना चाहिए, उनको बनाइए अगले वज़ीर आज़म का उम्मीदवार और छोड़ें इस उम्मीद को कि कब मियाँ साहब वापस। प्लान अब यही है कि मियाँ साहब शायद वापस आ जाएं, मगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए शहबाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार। नहीं, मेरा तो ख्याल है अल्टीमेटली जिस तरह इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका भी स्टांस इलेक्शन के हवाले से था, नून लीग भी इसको ज्वाइन करेगी। उसकी वजह यह है कि इनको समझ आएगी कि हमसे हो गई है गलती, हमने सारे सियासतदानों को कर दिया आउट, हमने ब्यूरोक्रेसी इंस्टॉल कर दी है, हमने टेक्नोक्रेट्स को एम्पावर कर दिया, हमने बिल पास करवा दिए कि इनको ताकत दीजिए जिनका आवाम से लेना देना है ही नहीं कोई। तो इसके बाद इनको आज नहीं, कल नहीं, अगले महीने नहीं, उससे अगले महीने ये इदराक हो जाएगा। उन्होंने किसी पर एतबार करके किया था ना, वो तो एतबार को ठेस पहुंच गई। नहीं बिल्कुल नहीं, वरना इतने मासूम सादा नहीं है कि 40-40 साल इक़्तिदार हो और उनको नहीं पता कि हम क्या लिख कर दे रहे हैं। नहीं, कितनी फाइन में उन्होंने तरमीम करवाई। इससे बड़ी मासूमियत क्या है कि 70 साल की तारीख पढ़ने के बाद भी आप एतबार पे चल रहे हैं। और साथ साथ ये चीज़ कि मेरा तो ख्याल है कि अगले साल जनवरी फरवरी में सड़कों पे होंगे ये सब। अच्छा, चूँकि अब शहरी रहमान साहिबा ने कहा है कि जी अगर 90 दिन से ऊपर इलेक्शन गए तो आईनी बहरान होगा। आप कह रहे हैं नून लीग भी इस पर आएगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए मियाँ साहब का डिले होता है और जिस तरह हम डॉलर को देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, 300 से ऊपर चला गया, अब इसमें तो कोई प्रोडिक्शन की नहीं जा सकती। ये ज़रूर है कि 320 का भी ओपन मार्केट में मिल नहीं रहा। IMF की शराइत ये है, जिसके बारे में आज ये खबर आई है कि हमारी वज़ीर ख़जाना साहिबा को ये बता दिया गया IMF की तरफ से कि सारी शराइत पर अमल करना होगा, जिसमें यह कि 1.25% ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, मुसलसल 5 दिन। तो उसका मतलब है ये शायद 310, 15, 20 पता नहीं कहाँ जाएगा। तो मियाँ साहब आकर ये कहें कि देखिए शहबाज शरीफ 180 से चलो 280 पर छोड़कर गया था, ये देखें ये 300 से ऊपर चला गया। हम बिजली कितने पर छोड़कर गए थे, देखें हमें जाना पड़ा, तो अब क्या हालात हैं। गैस जो है 50% मजीद महंगी हो रही है, आटा मजीद महंगा हो रहा है, 172 रुपए पर चीनी चली गई। तो ये भी तो हो सकता है वो अपना मुवाजना करवाएं कि देखें मेरा जब दौर था 2018 का तब कितना बेहतर था, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ भी कितना बेहतर छोड़कर गया 16 महीने में, अब देखें क्या हाल है। तो हमें वोट दें, जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम आप देखें इसको साउथ कोरिया बना देंगे, हम इसको अब कहाँ तरक्की ले जाएंगे, एक दफ़ा अगर मौका दिया।
तो वो बात अब मुझे पता है कि आपके भी ज़हन में आ रही होगी, लोगों के भी, कि उन्होंने कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा लेकिन आटा आपको दूंगा, तो वो तो अब कपड़े तो उन्होंने नए जाकर वहाँ पहन लिए, बनाया उन्होंने कोरिया ही है लेकिन साउथ नहीं नॉर्थ बनाया। और एक डिफरेंस बड़ा ये है कि वो जिस तरह छोड़ कर गए हैं, जो पॉलिसीज़ वो इंस्टॉल करके जा रहे हैं। अब महंगाई की अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ा मसला ये सियासी नापुख्तगी है जो अभी भी बरकरार है। आप बता दें, कोई एक इन सब में से उठ के जवाब दे दे इलेक्शन कब होगा। ख़त्म हो जाएगी ना अनसर्टनिटी, सारी मार्केट जो है जिसकी परेशानी है। अभी उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया, अगले दिन 700 पॉइंट लूज़ कर दिए KSE इंडेक्स ने। आपको तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि आपकी मार्केट रिएक्ट करती है, आवाम के ऊपर प्रेशर आता है, लोग सारी दुनिया में होता है। बिल्कुल, जितना मर्जी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, एक वक्त के लिए होगा, उनको ये पता होगा कि अच्छा थोड़ा सा कोई प्राइम मिनिस्टर गया है, नया आ जाएगा, लेकिन इतनी नहीं होता कि आइन में कोई चीज़ लिखी है और उसी की समझ नहीं आ रही। ये तो हर रोज एक नया बयान आता है और उससे फिर मार्केट ऊपर नीचे होती है। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने आज अब कह दिया कि जी 90 दिन के अंदर ना हुए तो आइनी बहरान आ जाएगा, तो अब पीपल्स पार्टी भी इस तरह से प्रेशर में आ रही है या बैकआउट कर रही है, जो भी उनको कहा गया। तो ये तो फिर एक मसला खड़ा होगा। पीपल्स पार्टी को तो सोचना चाहिए कि आइनी बहरान क्या 90 दिन जब नहीं होंगे इलेक्शन उसके बाद आएगा या इस साल के शुरू से आया हुआ है। जब से असम्बलियाँ पंजाब के अंदर डिज़ोल्व हुई हैं, एक डिक्टेटोरियल डिसीजन से जो तहरीक इंसाफ ने लिया, जो तबाही की सारी दास्तान वहाँ से शुरू हुई, तब से आ गया आइनी बहरान ना। आपसे तो अभी नादरा के चेयरमैन का फैसला नहीं हो रहा, वो भी आइनी बहरान की वजह से नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का आपने अगले महीने के बाद क्या करना है वो भी आपको नहीं पता, आइनी बहरान वो नहीं है क्या? सेनेट क्या करना है, सेनेट में क्या करना है वो भी आपको नहीं पता। इसके अलावा ये जो आपने बिल पास करवा दी है, जो इलेक्शन एक्ट की अगर हम बात कर लें, वो आइन से मुतसादिम है, वो आइनी बहरान नहीं है। तो ये सारे आइनी बहरान जो आप जाने से पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के फैसला करके गए हैं, आइनी बहरान को तो आपने इनेबल किया और वो इनेबल करने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज की खबर सुन लें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने वज़ारत कानून से सिफारिशात मांग ली कि बैठ कर बताएं कि हम किस तरह से नए कवानीन बना सकते हैं, या जो कवानीन बनाए गए हैं उनमें कुछ मतलब रद्दोबदल करनी हो तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है। इमेजिन करें आप, इख्तियार देखें ना, फुल गवर्नमेंट का इख्तियार होगा। वही कहेंगे कि हमें इख्तियार दिया गया कि रोजमर्रा काम चलाने के लिए हम कानून में कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। आई डोंट ब्लेम हिम एट ऑल। मैं तो कहता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी या नून लीग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताएंगे कि किस तरह से आइन को ख़तरा लाक हो गया, वो इन्होंने ही तो एनेबल किया है। आपको किसने कहा था कि आप पहले अपनी 1.5 साल की हुकूमत में मरदमशुमारी के ऊपर एक लफ्ज़ ना कहें, लेकिन जाने से फ़ौरन पहले आप ये साइन करके चले जाएं कि नहीं जी पुरानी मरदमशुमारी पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले आपने एक कहना चाहिए कि बहरान में धकेला है आवाम को भी, और उसके बाद आप अब विसल ब्लोअर बन गए हैं कि हम पहले ही बता रहे हैं ये हो जाएगा। तो अपना जो एक्शन था उसका भी जवाब दें आके कि वो क्यों किया फिर आपने। चलें, पीपल्स पार्टी की समझ आती है, उनसे PDM कन्विंस नहीं हो पाई, या उनका इख्तलाफ था नून लीग से, इस मामले पे उनकी सुनी नहीं गई, या उनका जो हनीमून पीरियड था PTI की गवर्नमेंट जाने के बाद वो ख़त्म हो गया। ये भी अवाम सोच ले। क्या ये पीपल्स पार्टी अकेली हो? क्योंकि फजलुर रहमान साहब की तरफ से, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हों, उनकी स्टेटमेंट भी ये थी, हमने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में लिया है, तो उसमें भी मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि जनाब अब इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, ये सब बात थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं तो सब हल्का बंदियों बड़ा एक नरम सा रवैया रखते हैं। आज भी ये खबर है कि नून लीग का वक्त भी, अभी आपने देख लिया प्रोग्राम बैठे हुए, तो कहते हैं नहीं देखेंगे उसके बाद देखेंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं है। फरवरी तक तो नून लीग वैसे ही टाइम खुद कह चुकी है, अब ये तो नहीं हो सकता कि उससे इतनी आसानी से बैकआउट करें। तो पीपल्स पार्टी अब आ गई है, पहली जमात ये हमें नजर आ रही है जो खुद वज़ीर आला साहब कह गए हाँ जी नई मरदमशुमारी का, पहले एक दिन पहले कहते रहे नहीं ये नहीं हो सकता, जाकर मीटिंग हुई, साथ ही मान गए। और पीपल्स पार्टी भी इसीलिए आ गई है क्योंकि अगर बाप पार्टी पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाती ना फिर ना आती। तो असल चीज़ तो ये है कि अगर जो उनको उम्मीदें थी जब वो पूरी नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें अब आइन की बात तो फिर नून लीग क्यों आएगी? उनको तो यह इलेक्शन जितनी जल्दी हुए उतनी मार पड़ेगी, इसीलिए मियाँ साहब का भी डिले हो रहा है ना। ऑब्वियसली इसीलिए शायद वो इस पर खामोश हैं, क्योंकि उनके लिए लूज गेम है, पहले हो या बाद में उनको पता है कि अगले साल भी कुछ नहीं मिलना। क्योंकि ये महंगाई की जो वेव है कैसे कंट्रोल होगी आप बताएं? कुछ लग रहा है नियर फ्यूचर में कि आपको ऐसा मिल जाएगा कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा, बिजली की प्राइस आधी हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? ये तो होना नहीं है अभी, ये तो ट्रेजेक्ट्री है, ये शुरू हो चुकी है और इसने सिर्फ ऊपर जाना है इसके बाद आप। और तमाम एस्टिमेट ये बात कर रहे हैं, ये तो फैक्चुअली डिनाई नहीं कर सकते आप इस बात को। अभी आप देखें कि हम देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ा मामला आवाम के लिए बना हुआ है जिसका किसी सियासी बैठक में उस तरह जिक्र नहीं है। ठीक है, इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ बैठ के सियासी सूरत हाल पर, मेरी वापसी कब होनी है, किस तरह होनी है, क्या होना है, मौलाना साहब देख रहे हैं KP में क्या सेटअप हो रहा है, हमारे लोग निकाल दिए गए, दोबारा किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं, वो उसका रोना रो रहे हैं। लेकिन लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, बिल जलाए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, कराची, लाहौर,
पेशावर, कोयटा, कोई शहर नहीं बचा। यानी मैंने आपको चारों सूबों के बता दिए हैं। इसके अलावा तमाम छोटे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर आए हैं। गिरफ्तारियां भी कहीं कहीं रिपोर्ट हुई हैं। तो अब लोग सड़कों पर आते हैं, बेचारे बिल देने के सकत नहीं रही। बहुत से लोग हैं कि पिछले महीने उन्होंने किस्त करवाई थी कि जी अगले महीने में अदा कर दूंगा, अगले महीने उससे भी ज़्यादा बिल आ गया। फिर ये हो रहा है कि जी वो गिरफ्तार हो रहे हैं, तो पहले बिल नहीं दिए जा रहे, अब वकील की भी फीस कहाँ से अरेंज करेंगे, तो लोग किधर जाएं। और अभी लोगों को ये भी अंदाजा शायद नहीं है कि अभी तो गैस के बिल आएंगे तो 50% ज़्यादा, यानी 100 रुपया बिल था तो 150 होकर आएगा, 1000 था तो 1500 होकर आएगा। और जो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जाहिर है कि अब डॉलर ऊपर जा रहे हैं और जब ये रुक नहीं रहा, उसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी इतनी है कि अच्छा किस पर हम रेट पर 320 330 पर कोई खरीद रहा है बाहर से चीज़, तो वो यहाँ कितनी महंगी बेच रहा है, और पेट्रोल उसी रेट पर खरीदा जाएगा डॉलर के, तो यहाँ पर आगे जाकर पेट्रोल महंगा होगा। फिर एक अलग साइकिल आएगा, पेट्रोल की डीजल की महंगाई से एक अलग साइकिल आना है। बिजली, पेट्रोल, ये दो बुनियादी ऐसी चीजें हैं जो हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही हैं, आमदोरफ्त में इस्तेमाल हो रही है, तो हर चीज ने फिर एक महंगा होना है। ये साइकिल कहीं रुक नहीं रहा। देखें, दूसरी तरफ जो हम इंडस्ट्री को बात करते हैं कि हमने सहूलतकारी करनी है, उनको दोबारा से रिवाइव करना है, तो उनको जो एनर्जी चाहिए वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट फिर कहाँ से सीख कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बिलों वाली बात आप कर रहे हैं कि लोग पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज हैं, बाहर निकल आए हैं, ये इतनी डेंजरस चीज़ है, शायद रियलाइज़ नहीं कर रहा कोई। उसकी वजह यह है कि दुनिया की तारीख़ ये बताती है कि जब भी इस नौइयत की गुर्बत, जब भी इस नौइयत की जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो राइट्स आप आवाम से लेके, इसके अलावा सिर्फ उनके लिए ये बिल अदा करने के अलावा कुछ छोड़ते नहीं हैं, तो उसके बाद होता क्या है, ये ज़रा फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ लें या इंग्लिश रेवोल्यूशन में पढ़ लें, अमेरिकन में पढ़ लें, क्या होता है। एक स्टैम्प एक्ट लगाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका में, और उसके बाद उसी बात के ऊपर वहाँ झड़प शुरू हो गई थी। अभी ये जो बिल जलाने के वाक़यात हैं, दीज आर सिनोनिमस टू सिविल डिसोबीडियंस। ये इतना सीरियस मैटर है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट का जो यूटिलिटी बिल्स का वो आपके ऊपर बोझ डाल रही है, आप उससे इनकारी होकर बाहर आ जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं अपने शहरी होने का हक़ अदा नहीं कर सकता मज़ीद, क्योंकि आपने मेरा हक़ अदा नहीं किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इमरानी मुआहदा, कि जो स्टेट है उसने सर्टन राइट्स शहरियों के पूरे करने हैं और उसके बदले में ओबीडियंस लेनी है शहरियों से। ऐसे ही अगर आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है, अगर वो राइट इन्फ्रिंज कर दिया तो उसके बाद में ओबीडियंस कौन सी मांगी जाएगी। ये जो बिल जलाने का वाक़या या एहतजाज हो रहे हैं जिस स्पीड के ऊपर, पाकिस्तान में 6 करोड़ बंदा जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, और 6 करोड़ इतना बड़ा नंबर है कि ये बहुत से ममालिक की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है दुनिया की अगर हम बात करें। सही। तो ये अंदाज़ा किसी को नहीं है कि क्या चीज़ उबल रही है यहाँ पे और किस लेवल तक पहुँच गई है। अंदाज़ा नहीं है, या वो समझ रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बहुत से दफातर ने लिखा कि जी हमें पुलिस फोर्स चाहिए, क्योंकि लोग एक बड़ी तादाद में, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर आ जाता है, जाहिर है कि शायद हमारी सुनी जाए, अकेले जाएंगे तो उससे जो ये बिजली के महकमे में काम करने वाले लोग हैं वो भी खौफजदा हैं, और ये भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मैंने जिस तरह गिरफ्तारियों का जिक्र किया, तो शायद वो जिस तरह वो जुमला इस वक्त बड़ा वायरल हो चुका है निगरान वज़ीर आज़म का कि तो क्या हुआ, तो वो क्या, ये बड़ी एक ज़बरदस्त सोच है। तो क्या हुआ, अगर लोग सड़कों पर आ गए तो क्या हुआ, पहली दफ़ा तो नहीं आए। अंदाज़ा जो आप कह रहे हैं ना, अंदाज़ा नहीं है या वो करना नहीं चाहते। अगर तो वो आंसरेबल होते आवाम को, अगर तो शमशाद साहिबा ने लेस अज्यूम के उन्होंने अपने हलके में जाके वोट मांगना होता अपनी परफॉर्मेंस के लिए, तब वो जवाब दें ना। जो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, जिसका काम इलेक्शन करवाना है, उसने क्या जवाब लेना है या उसने अंदाज़ा लगा के क्या करना है। वो तो जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनको उनकी नुमाइंदगी करने के लिए ईवान में बैठा हुआ है, जिसने वापस जाके उनको जवाब देना है, उसका ये सर दर्द है। ये ब्यूरोक्रेट का सर दर्द तो है ही नहीं है। एहतजाज हो या कुछ भी हो, वो उसको मैनेज करने की बात करेगा, उसको ख़त्म करने की, एड्रेस करने की बात नहीं कर सकता। तो यही सूरत हाल है कि इसमें जो सीरियसनेस है उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जा रहा, और ये बहुत डिज़ास्टर्स है, क्योंकि ये आगे मज़ीद बढ़ेगा। जो बात मुज़म्मिल ने की है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, दानिश्वर भी, जो सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो देख रहे हैं लोगों में गम और गुस्सा, ऐसे नहीं है उनकी वाकई अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। 1 महीना उन्होंने गुजारा किया, दूसरे महीने उनसे नहीं गुजारा और अब बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत शायद समझ रही है कि खुद ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये वक्ती है। लेकिन कम अज़ कम कोई एक बयान, कोई एक प्लान, कोई एक मंसूबा, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इस मामले पर कर दी जाए कि प्लान क्या है, करना क्या है, कहाँ तक जाएगी, हुआ क्या है, क्यों इतने टैक्सेस बढ़ गए हैं, किस हद तक जाएंगे। लोगों को कोई एतमाद तो दिया जाए कि जी आपके साथ ये जो हो रहा है इस वजह से हो रहा है और ये इस तरह से होगा, या हम ये सहूलत दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बिल्कुल इसलिए कहा जा रहा है तो क्या हुआ, बस यही जवाब है इस वक्त हुकूमत के पास। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।